हेलो। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है भोली। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 8 है। इस बॉक्स को पढ़ के चलिए देखते हैं कि भोली कौन है और हम उसके बारे में क्या जानने वाले हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। Why did her teacher take special interest in her? Did भोली measure up to her teacher's expectations? तो बचपन से ही घर में भोली पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनकी जो शिक्षिका थी उन्होंने उसमें खास रुचि क्यों ली, खास उनकी भोली में दिलचस्पी क्यों रही? क्या भोली अपनी टीचर की जो उम्मीदें थीं उस पर खरी उतर पाती है? जो अपेक्षा भोली से उसकी टीचर कर रही थी, क्या वो उस पर खरी उतर पाती है? चलिए अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. तो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी लोग बुलाते थे भोली कहकर। और भोली को इंग्लिश में कहेंगे सिंपलटन। हम लोग जानते हैं ना, भोली या लड़कियों को भोली कहें या लड़कों को भोला कहें तो उसका मतलब होता है मासूम। तो वही भोली जो है इंग्लिश में कहलाएगी सिंपलटन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो वो नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। जब वो 10 महीने की थी तो वो खटिए पर से, बिस्तर पर से गिर गई थी अपने सर के बल, जिससे शायद कि उसके मस्तिष्क का, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया होगा, उसे क्षति पहुंची होगी। वो एक ऐसी बच्ची रही जिसे लोग मंद बुद्धि समझते थे और वो जानी जाती थी भोली के नाम से, जिसे हम कह रहे हैं इंग्लिश में द सिंपलटन। तो उसके पिताजी रामलाल एक नंबरदार थे। वो आप समझिए जो गांव में लगान लेना, जो कर होता है, टैक्स होता है, वो लेना, गांव तक के लोगों तक सरकार की सूचनाएं, आदेश ये सब पहुंचाना, ये सारे काम जो करते हैं उन्हें नंबरदार कहते हैं। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. तो जन्म के समय वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जब वो मात्र 2 साल की थी तो उसे चेचक हो गया। मात्र उसकी आंखें बची, सिर्फ आंखें बची है, लेकिन पूरा शरीर जो था वो हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गया था, यानी कि विकृत हो गया था, गहरे काले चेचक के धब्बों से, चेचक के निशान से। छोटी सुलेखा तब तक नहीं बोल पाती थी जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई, और जब आखिर में उसने बोलना सीख लिया तो वो हकला कर कहती थी। बाकी जो बच्चे थे वहाँ पे, वे उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत ही कम बोलती थी, कम बात किया करती थी। तो इसे देखकर हमें ये बात समझ आ रही है कि एक के बाद एक भोली के साथ बुरा हुआ और कोई भी उसके साथ सहानुभूति नहीं रख रहा था। उसकी जगह सब उसका मजाक बना रहे थे और उसको मंद बुद्धि समझ रहे थे। उसकी लाचारी, उसकी बेबसी किसी को नजर नहीं आ रही थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi.
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो रामलाल के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें कि 3 बेटे और 4 बेटियां. सबसे छोटी बेटी थी भोली. तो उनका परिवार एक समृद्ध किसान परिवार था और उनके पास खाने पीने को बहुत था. सारे ही बच्चे भोली को छोड़ करके स्वस्थ थे और मजबूत थे शरीर से. बेटे भेजे गए थे शहर पढ़ने को स्कूल्स में और फिर कॉलेजेस में. बेटियों की बात करें तो बेटियों में राधा जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी पहले ही. दूसरी बेटी मंगला की शादी की बात हो गई थी, शादी तय हो गई थी, और जब उसकी शादी हो गई तो फिर रामलाल सोचते थे तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में. सारी बेटियां देखने में अच्छी थी, स्वस्थ थी और उनके लिए दूल्हे को ढूंढना मुश्किल नहीं था. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन रामलाल को भोली को लेकर चिंता होती थी. ना ही वो देखने में अच्छी थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, ना ही वो समझदार थी. Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, "As a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." तो जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई. उसी साल लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था उनके गांव में. वहां जब तहसीलदार साहिब आए उसका उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन समारोह में, तो उन्होंने रामलाल से कहा कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते आप क्या है, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप गवर्नमेंट के सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप गवर्नमेंट का चेहरा हैं गांव के लिए. तो आपको एक उदाहरण सेट करना चाहिए गांव वालों के लिए, एक उदाहरण बनना चाहिए गांव वालों के लिए, और आपको ज़रूर अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. आपको भेजना ही चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल. आपको देख करके बाकी के गांव वाले भी अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे. तो तहसीलदार कौन हुए? राज्य के अंदर कई जिले होते हैं और जिलों में होता है तहसील. तो तहसीलदार वो होते हैं जो कि तहसील के अंदर जो लैंड है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे. वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं. लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स वगैरह हो तो उसको सेटल करने में उनका रोल रहता है. ये सारी चीज़ें तहसीलदार के दायित्व में, कर्तव्य में आती हैं. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वो चीख पड़ी. वो कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." तो वो बोलती है, पहले हमने देखा कि आप पागल हो गए, लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा. लेकिन रामलाल के अंदर हिम्मत नहीं थी तहसीलदार की बात की अवज्ञा करने की, यानी कि उनकी बात का पालन ना करने की. तो आखिर में उनकी पत्नी कहती है रामलाल की, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है. भोली को स्कूल भेज दीजिए.
वैसे भी उसकी शादी होने का, जैसे उसका चेहरा है, ठीक है, वो बदसूरत है और उसमें बुद्धि की कमी है, मंद बुद्धि है वो, तो वैसे भी उसकी शादी होने की चांसेस कम है। तो स्कूल उसे भेज दीजिए, उसके टीचर्स ही सोचेंगे कि उसका क्या करना है, उसके शिक्षकों को ही उसकी चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." भोली was frightened. अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली डर जाती है। She did not She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. उसे नहीं पता था भोली को कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद है कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था, ठीक है, सेल कर दिया गया था। No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो वो वही हकलाते हुए ना कहने की कोशिश करती है जोर से, डर से, और अपने हाथ को खींच लेती है अपने पिताजी की पकड़ से, ग्रिप से। What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो तुम्हें हुआ क्या है बेवकूफ? जोर से रामलाल कहते हैं, मैं तो तुम्हें बस स्कूल लेकर जा रहा हूं। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसे कुछ आज साफ सुथरे ठीक ठाक कपड़े पहनने दे दो, नहीं तो स्कूल के शिक्षक और जो दूसरी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तो नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए जाते थे, सिलवाए जाते थे भोली के लिए। उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे, उसे बढ़ा दिए जाते थे। कोई भी उन कपड़ों को ना ठीक करने की सोचता और ना ही उसके लिए धोने की सोचता। तो मेंड मतलब क्या हुआ, जैसे कि कपड़ा उसके साइज़ का ना हो तो उसकी सिलाई ऐसे कर दी जाए कि वो भोली को फिट हो जाए, या फिर अगर कपड़े में छेद हो जाए, वो फट जाए, तो उसकी सिलाई, उसको रफू करना, ये सब कोई उसके लिए नहीं किया करता था। तो आज का दिन खास था। आज वो किस्मत वाली थी कि उसे साफ कपड़े दिए गए थे पहनने को, जो कि सिकुड़ गए थे कई बार धोने के वजह से और अब चंपा को फिट नहीं होते थे। यहाँ तक कि उसे नहलाया भी गया था और तेल भी लगाया गया था उसके रूखे उलझे हुए बालों में। मैटेड है मतलब क्या हुआ, उलझे हुए बाल, जो कि काफ़ी समय से जिनकी कंघी नहीं की गई है। तब जा कर के उसे ऐसा लगना शुरू हुआ कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जो कि घर से बेहतर होगा, बेटर होगा। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में मौजूद थे। रामलाल हेडमिस्ट्रेस को अपनी बेटी सौंप देते हैं। तो हेडमिस्ट्रेस स्कूल की जो संचालिका होती हैं, जो स्कूल का मैनेजमेंट प्रबंधन देखती हैं, उन्हें कहा जाता है।
अकेली वहाँ छोड़ दी गई। बेचारी भोली जो थी वो बच्ची, वो हेडमिस्ट्रेस को डर से भरी आंखों से देख रही थी। वहाँ पर कई क्लासरूम्स थे और हर रूम में लड़कियाँ घुटने मोड़कर मैट्स पर बैठी हुई थी, किताबों से पढ़ रही थी, स्लेट्स पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस वहाँ जो कई क्लासरूम्स थे उनमें से एक क्लासरूम के कोने में जाकर भोली से बैठने को कहती हैं। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वो खुश थी वहाँ पर अपनी उम्र की और कई सारी लड़कियों को देख करके। वो उम्मीद कर रही थी कि इन लड़कियों में से कोई एक शायद उसकी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो जो लेडी टीचर थी, जो महिला अध्यापिका थी क्लास में, वो कुछ कह रही थी लड़कियों को, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो देख रही थी तस्वीरों को जो कि दीवारों पर लगी थी। उनके जो रंग थे वो उसको मोहित कर रहे थे, वो बहुत मोहक रंग थे। जो घोड़ा बना था उस पर वो वैसे ही भूरा था जैसे कि वो घोड़ा जिस पर कि तहसीलदार आए थे उसके गांव। बकरी वैसी ही काली जैसे कि बकरी थी उनके पड़ोस वालों की। तोता वैसे ही हरा जैसे कि तोते उसने देखे थे आम के बगान में, आम की वाटिका में। और गाय उसकी लक्ष्मी के जैसी। अचानक भोली का ध्यान गया टीचर पर, जो कि उसके पास आकर खड़ी हो गई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? उसकी जो टीचर हैं वो आती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो वो अपना नाम बोलने की कोशिश करती है अटक अटक के, लेकिन वो आगे अपना नाम पूरा नहीं कह पाती, भो के आगे वो नहीं बोल पाती। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. फिर वो रोने लगती है और उसके आंख से आंसू बहते रहते हैं। पता चल रहा होता है लगातार उनके बहने से कि वो कितनी असहाय है, कितनी बेबस है। तो कोने में वो बैठकर अपना सर नीचे ही रखती है। उसकी हिम्मत नहीं होती है ऊपर देखने की उन लड़कियों को जो वो जानती थी अब भी उस पर हंस रही थी। तो स्कूल जाने पर भी क्या हो रहा है कि जो लड़कियां उसकी उम्र की है उसके अटकने को सुन करके वो उस पर हंस रही हैं। तो उसमें से कोई उसकी दोस्त बनेगी ऐसा लग नहीं रहा है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो स्कूल की घंटी बजती है और लड़कियां जो है सारी की सारी क्लास से भागकर बाहर जाती हैं, लेकिन भोली अपने कोने को नहीं छोड़ पाती। वहाँ से उसको हिलने की हिम्मत नहीं है। अभी भी उसने अपना सर नीचा किया हुआ था और अभी तक वो सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। तो भोली उसे कौन कहकर पुकार रहा है अब? उसकी टीचर। और बताया जा रहा है कि भोली के लिए उसकी टीचर की आवाज़ बहुत ही कोमल और प्यारी थी।
सूदिंग मतलब क्या होता है? सूदिंग उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको कंफर्ट दे, जो आपको आराम पहुंचाए, ठीक है, आपको काम फील कराए। तो ऐसी आवाज़ थी उसकी टीचर की। पूरी ज़िंदगी में ऐसे उसे कभी किसी ने नहीं पुकारा था। ये बात उसके दिल को छू गई। Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. भोली got up. उठो, उसकी टीचर ने कहा। तो उठो ऐसे उन्होंने जब बोला तो ये सुन के एक आदेश नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे दोस्ताने लहजे में सलाह दी जा रही है कि तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। तो भोली got up, वो उठ गई। Now tell me your name. अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. तो जब अपना नाम बताओ उसकी टीचर ने कहा तो उसे पूरे शरीर से पसीना आने लगा। वो सोचती है कि क्या फिर से उसकी जो हकलाने वाली ज़बान है उसका अपमान कराएगी, उसे लज्जित करेगी, डिस्ग्रेस करेगी। लेकिन इस दयालु महिला के खातिर, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, उसने डिसाइड किया कि वो प्रयास करेगी। उसने निर्णय लिया कि प्रयास करना होगा। उनकी कितनी प्यारी आवाज़ थी, कितनी आराम पहुंचाने वाली। वो उस पर नहीं हंसेंगी। तो वो भोली जो है वो समझ रही होती है कि इतनी अच्छी आवाज़ वाली मेरी टीचर है, ये मुझ पर नहीं हंसेंगी, मुझे प्रयास करना चाहिए। भो शी बिगैन टू स्टैमर। तो फिर से वो हकलाती हुई कहने की कोशिश करती है अपना नाम। वेल डन, वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसकी टीचर उसे प्रोत्साहित करती हैं। चलो अब पूरा नाम। भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. आखिरकार वो रुक रुक कर ही अपना नाम बोल पाती है और जब वो ऐसा बोलती है तो उसे चैन महसूस होता है, ऐसा जैसे कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो, हासिल की हो। Well done. The teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. बहुत अच्छे। उसकी जो अध्यापिका थी, शिक्षिका थी, वो उसे थपकी देती हैं प्यार से। affectionately मतलब प्यार से, प्रेम पूर्वक, और कहती हैं अपने दिल से डर को निकाल दो और तुम भी बाकियों की तरह बोलने लगोगी। भोली looked up as if to ask, Really? तो भोली कुछ कहती नहीं है लेकिन ऊपर अपनी टीचर को देखती है ऐसे जैसे कि कहना चाहती हो, सच में? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा। तुम बस रोज स्कूल आओ, प्रतिदिन स्कूल आओ। आओगी ना? भोली ने हामी भरी। भोली nodded. No, say it aloud. नहीं, जोर से कहो। Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. तो रुक रुक के फिर वो हाँ कह पाती है और भोली खुद ही आश्चर्य में थी कि वो ये कह पाई। Didn't I tell you? Now take this book. मैंने कहा नहीं था तुमसे? अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. बुक में अच्छी अच्छी तस्वीरें भरी हुई थी और सारी तस्वीरें कलर में थी, रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और एक गाय उसकी लक्ष्मी के जैसी। इन सारे जीवों के उसमें तस्वीर थे। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर तस्वीर के साथ एक शब्द था बड़े काले अक्षरों में। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you.
People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी, तुम्हें इस किताब को पढ़ना आ जाएगा. फिर मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी और फिर उससे भी बड़ी किताब. वक्त के साथ तुम गांव में बाकी सभी से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी. फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा. लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम बिना ज़रा सा भी हकलाए बोल पाओगी. समझी? अब घर जाओ और फिर कल जल्दी सुबह आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of her schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगा कि अचानक उसके गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी और उसके स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ थे उसमें बड़े बड़े लाल फूल खिल गए. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, उसका दिल धड़क रहा था नई आशा और नई जिंदगी से. तो आज यहाँ तक रखते हैं. अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे, देखेंगे कि आगे भोली क्या करती है अपनी लाइफ में और भोली का व्यक्तित्व कैसा बनता है. थैंक यू.